अगर आप सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के साथ में तैयारी करनी है, उम्मीद करती हूँ कि जून के लिए और दिसंबर 26 के लिए जब आप तैयारी करोगे तो आप चुनोगे एक अच्छा पार्टनर, और आपकी इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए, इस कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस बार हम लेकर आए हैं मॉक एनालिसिस भी। तो अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो मैं कोर्स लॉन्च आप लोगों के सामने दोबारा से आज कर दे रही हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि कोर्स की स्टार्टिंग डेट जो है वो होने वाली है 10 जनवरी। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे इसके 3 दिन बाद से आपका जो है वो नया कोर्स बिगिन हो जाएगा, ऑल लाइव क्लासेस एवरीथिंग। ठीक है, जेआरएफ अड्डा की क्वालिटी आपको देखनी है तो आप कोई भी मैराथन, कोई भी क्लास उठा के देखना, यू विल गेट टू नो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है। 31 दिसंबर 2019 को मेरा जीवन बदला था क्योंकि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया था नेट का, मैंने जेआरएफ किया ऑल इंडिया रैंक के साथ। बस वैसे ही आपके लिए भी आज जो है 20% डिस्काउंट अनाउंस कर रही हूँ, सो दैट आपकी भी लाइफ में आप एक अच्छा कदम ले सको। कि हम किसी भी चीज क्या पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव लिखा है वो देखते ही पहचान सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि नो लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि नो मतलब नेगेटिव, नो मतलब नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑल लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आप जानते हो कि मैम ऑल जो है वो पॉजिटिव की बात करेगा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सम जो है वो किसकी बात करेगा, सम एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको सम नॉट लिखा हुआ है तो आप पहचान लोगे कि मैम ये जो है ये नेगेटिव की बात हो रही है। इतना मानते हो, सभी लोग मानते हो। मैं क्यों बता रही हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस से आपको चीजें पता लग जाएगी। तो देखो यूजुअली जो होता है ना रियल वर्ल्ड के अंदर, कोई भी शब्द अगर आपको एक बेसिक सेंस में लिखा जाता है, सबसे पहले अगर कोई शब्द लिखा जाता है नॉर्मल फॉर्म में तो वो पॉजिटिव सेंस में माना जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में लिखा हुआ है सिंपल भाषा के अंदर मेन, तो ये जो शब्द है इसके आगे जब कोई सिंबल नहीं होता, तो याद है ना बचपन में सीखा था कि मैथ्स के अंदर जब आगे कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या है आपका मेन। ये जो भी शब्द होगा, ये शब्द कैसा शब्द है मैम, ये पॉजिटिव शब्द माना जाएगा। अगर मैं इसके आगे नो लगा दूं, अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं, इस तरीके के कोई भी नेगेटिव टर्म लगा दूं कि नो मैन, या आपको मैं बोलूं नॉट मैन, इस तरीके से कोई भी नेगेटिव टर्म इसके आगे लगाऊं, तब जाके ये नेगेटिव सेंस में पढ़ा जाएगा, माना जाएगा। अब आपके पास में आपको ये समझना है कि कोई भी टर्म, कोई भी शब्द अगर आपको दिया हुआ है जो पॉजिटिव सेंस में बोला गया है, तो उस शब्द को हम लोग जो है वो बिना बार के, बिना कॉम्प्लीमेंट के शो करते हैं। यानी अगर मैं बोलूं मेन को मैं शो करती हूं, इमेजिन करिएगा एम से, तो जो आपका इसका नेगेटिव वर्जन होगा उसको हम शो करते हैं एम के बार से। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, है ना। आज तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं मैडम, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उल्टा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, उल्टा है, समझ गए। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा है। तो अगर कोई भी आपके पास में कोई भी शब्द है, कोई भी टर्म है, वो टर्म अगर पॉजिटिव सेंस में लिखिए तो हम उसको बिना बार के लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि मान लीजिए एम को आप एम से डिनोट कर रहे हैं तो मैम वो एम लिखा जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। बट अगर इसका नेगेटिव टर्म लिखा गया होगा तो आपको क्या लिखाया जाएगा, एम का बार दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं ना आपको एक बार दोबारा से क्वेश्चन में लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये सारी चीजें बता दूंगी आपको, बट मैं सबसे पहले ना दोबारा से एक बार क्वेश्चन आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन को देखकर समझ में आया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ है एस पी और एम का बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एस पी और एम का बार लिखा हुआ है, एम का बार। तो आप जान सकते हैं कि मैम एस और पी तो जो है वो पॉजिटिव सेंस में लिखे होंगे, बट जो एम है वो क्या होगा, नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ होगा। देख के समझ में आया, पढ़ना बता रही हूं। अगर यही चीज को मैं वेन डायग्राम से शो करना चाहूं तो आप कैसे शो कर सकते हो। अगर इमेजिन करो कि मेरे पास में एक वेन डायग्राम में दो कैटेगरीज है, ठीक है ना। इमेजिन करना कि ये जो है ये बॉयज को शो कर रहा है और ये जो है आपका फुटबॉल को शो कर रहा है। ठीक है, आप इस वेन डायग्राम से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो
ये जो है ना, ये पूरा का पूरा बॉयज को शो करता है, बॉयज को। और ये पूरा का पूरा जो है वो किसको शो करता है? ये पूरा का पूरा जो है मैम, ये फुटबॉल को शो करता है। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये जो एरिया है मैम, ये जो एरिया था, ये जो एरिया था, ये एरिया में ऐसे बॉयज हैं जो क्या करते हैं मैम? फुटबॉल भी खेलते हैं। यस और नो? वेन डायग्राम पढ़ना आ गया क्या? थोड़ा बहुत समझे मैं क्या बोल रही हूं? ये जो वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम के अंदर ये वाला सर्किल बॉयज को शो करता है, ये वाला सर्किल फुटबॉल को शो करता है, और ये जो बीच का रीजन है ना मैम, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये शो करते हैं ऐसे बॉयज को जो फुटबॉल खेलते होंगे। अगर मैं केवल ये ब्लैक वाली लाइंस देखूंगी तो ये किसको शो करते हैं? ये आपको बॉयज शो करेगा, ओनली बॉयज। कुछ भी खेल सकते हैं, ओनली बॉयज है। और ये जो आपकी ब्लू वाली लाइंस है, ये ब्लू वाली लाइंस हमको क्या शो करती है? ये हमको शो करती है क्या? ऐसे चीजें जो फुटबॉल हो या फुटबॉल खेलने वाले ना कैटेगरी को शो करती होंगी। ब्लैक और ब्लू, क्या बोला? समझ में आया? ये भी समझ में आया कि ये बॉयज और फुटबॉल दोनों साथ में खेलने वाले लोग कौन से? देखो ये एक सेट है, बट अगर इसी सेट के अंदर आपको मैं ये चीज बोलूं कि अगर ऐसा एक यूनिवर्सल सेट मैं आपको बना के दे दूं, आप देखो, मैं ये कह रही हूं कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरी की पूरी दुनिया में आपने बॉयज को शो करने के लिए ये वेन डायग्राम बनाया। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए आपने ये डोमेन बनाया, ये सर्किल बनाया, और जो बॉयज फुटबॉल खेलते हैं वो कॉमन आप लोगों ने निकाल के हमको दिखा दिया। हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इस वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के बाहर की जो दुनिया है, ये जो मैंने आप लोगों को स्क्वायर से, रेक्टेंगल से शो किया है, इसे हम बोल सकते हैं कि बचा हुआ यूनिवर्स होगा। ये बचा हुआ यूनिवर्स होगा ना, राइट? ये जो बचा हुआ यूनिवर्स है ये किनको शो करता होगा मैम? ये बचे हुए यूनिवर्स में एक तो नॉन बॉयज आते होंगे, है ना, या फिर हमारे आते होंगे नॉन फुटबॉल प्लेयर्स। मानते हो? अरे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये सर्किल में फुटबॉल वाले प्लेयर थे, इसके अंदर बॉयज थे, तो इसके बाहर जो इसका बाहर होगा उसके अंदर कौन से लोग आएंगे? जो तो नॉन बॉयज हो या फिर नॉन फुटबॉलर हो, वही लोग आएंगे। मानते हो ना? ना आईसीटी कंप्लीट कहाँ हो गया अभी? बोलो। अब मुझे एक बात समझाओ अगर मैं इस वेन डायग्राम को जो है वो बी से अगर शो करती हूं, इस वेन डायग्राम को अगर मैं बी से शो करती हूं, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा बाहर का, इस बी के बाहर का, उसे आप किससे शो कर सकते हो? बी के बार से। कॉम्प्लीमेंट है ना, उल्टा है ना उसका। अगर आप बॉयज के यूनिवर्स को बी से शो करते हो तो इस सर्किल के बाहर की दुनिया को कैसे शो करते होंगे? बी के बार से शो करते होंगे। और ये जो बी का बार है इसमें बाकी सब आएगा, इवन ये वाले लोग भी आ जाएगा, यहां से ये पूरा और पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, सब आएगा ये मैम, है ना? मतलब ये जो आपका बॉयज वाला सर्किल आपने बनाया है ना, ये जो बॉयज वाला सर्किल है, इसके बाहर की सारी दुनिया, ये वाली, इसके बाहर की सारी दुनिया किस में आती होगी मैम? बी के बार में आती होगी। बोलो भाई, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर कुछ नया सीख के जाएंगे। आप तो मुझे बताओ कि ये समझ में आया? क्या हम रिलेट कर पा रहे? अगर मैं वहीं पर आपको ऐसा बोलूं कि ये जो फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल वालों को अगर मैं एफ से शो करती हूं, तो ये जो आपका सर्किल है, ये वाला सर्किल,
इसके बाहर की सारी दुनिया को आप किससे शो करोगे? आप इसके बाहर की सारी दुनिया को f के बाहर से शो कर सकते हो। भाई जो f के अंदर ना आए, जो f ना हो, वो क्या होंगे? सारे f का बाहर होंगे। अगर मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दूं तो पहचान लोगे कि s का मतलब और s के बाहर का मतलब क्या हुआ। और अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में दूं तो भी पहचान लोगे कि b का और b का बाहर का क्या मतलब है। बोलो, समझ जाओगे? देखो यहां पर, समझ जाओगे? बस अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि आपके पास में जो है वो ए डबल ई और फोर्थ फिगर है। हम लोग चलते दोबारा से हमारे पुराने वाले गेम पे, जो मैं आपको बता रही थी ना, दोबारा से पुराने वाले गेम पे चलते हैं कि मैम आप एक एग्जाम्पल लेकर आए थे, कहाँ गया एग्जाम्पल जी? इस वाले एग्जाम्पल में आपने हमको ये बताया कि भाई मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, ये वो फलाना ढिमकाना सब आपने बताया। अब हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना सीखेंगे? हम लोग मूड्स एंड फिगर, हम लोग ये निकालना सीखेंगे। हम लोग मूड्स एंड फिगर ये निकालना सीख रहे हैं। तो अगर आप लोग देखें तो मूड निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लगती है? क्वांटिफायर की हेल्प लगती है। किसकी? हमें क्वांटिफायर की हेल्प लगती है। अब क्वांटिफायर की हेल्प लगती है से मेरा मतलब ये है कि आपके पास में जो भी आर्ग्यूमेंट है, आप उस आर्ग्यूमेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मेजर प्रेमाइस सबसे ऊपर, फिर माइनर प्रेमाइस और फिर कंक्लूजन। अगर इस फॉर्म में आपका आर्ग्यूमेंट है तो जो इनके क्वांटिफायर्स होते हैं आप उनको इनका मूड बोल सकते हो। यानी आप बोल सकते हो कि ऑल, फिर नीचे क्या है? सम, और फिर क्या है? नो। ये इसका मूड है। पर मैम उसमें तो ऐसा सिंबल था ना कुछ, और यही सिंबल हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से लेकर आते हैं। ऑल को हम ए से शो करते हैं। अगर आप लोग देखो ये डायग्राम मैंने बना के दिया ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना होता है? बचपन में हमने जो वॉवल्स पढ़े थे ना, वो लगाने होते हैं। और वो वॉवल्स थे आपके ए, ई, आई, ओ और यू को बोलना था गेट आउट। 5 वॉवल्स पढ़े थे, उनमें से 4 वॉवल्स यहाँ पर मैं काम में ले रही हूँ, ए, ई, आई और ओ। और इनको बिल्कुल ऐसा लिखना है कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ए, ई, आई, ओ, यू को बोलो गेट आउट। तो अगर आप देखो तो ऑल जो है वो ए से शो होता है, सम जो है वो आई से शो होता है, नो जो है वो ई से शो होता है और सम नॉट जो है वो ओ से शो होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैम ये वाला जो गेम है, इसमें आपने जो बोल रहे हो तो आपका जो है ये ऑल, इसको आप ए लिख सकते हो, आपका जो ये सम है इसको आई लिख सकते हो, और ये जो आपका नो है आप इसे ई लिख सकते हो। तो इसका जो मूड है वो क्या होता है? ए आई ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो मूड है वो क्या हो जाएगा? ए आई एंड ई हो जाएगा। मूड निकालना आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप हो जाना चाहिए। मूड निकालना आ गया तो मूड फ्रेश हो जाना चाहिए। बोलो भाई जल्दी जल्दी से। वेरी वेरी गुड, यस अंजुम जी। ए आई एन ई, मूड निकालना आ गया तो जल्दी से थम्स अप कर दो, जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी, सुबह पनवेल भी निकलना है फिर। सबको आ गया? देखो एस बारिक जी ने एक बहुत अच्छी सवाल पूछी, बड़ा बारीक सवाल पूछा है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि मैम जब पीएचडी ओनली क्वालिफाई करे हैं और जब हम पीएचडी एंट्रेंस में जाएंगे तो क्या हमें नेट का सर्टिफिकेट या जो सर्टिफिकेट हमारे पास है वो लगेगा क्या? तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है, बिल्कुल लगेगा, सभी लगते हैं। नेट के नेट सर्टिफिकेट लगेगा, जेआरएफ के लिए जेआरएफ का सर्टिफिकेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और आप में से जितने भी बच्चे हैं ना जो परेशान हो रहे हैं इस पीएचडी को लेकर, कैसे जाना है, कैसे यूनिवर्सिटी हंट करनी है, प्रपोजल कैसे बनाना है, इंडिया में अगर पीएचडी करनी है तो क्या करना है, बाहर से अब्रॉड से पीएचडी करनी है तो क्या करना है, उन सब के लिए मैं काम कर दूंगी, ठीक है।
और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पिछले 2-3 महीने 4 महीने से उस पर काम नहीं कर पाई थी क्योंकि आपका यूजीसी नेट एग्जाम आ गया था, बट मैं अब दोबारा से उस पर कल से काम कर रही हूँ। आपके लिए डेली वीडियोज आएंगे उसके ऊपर भी, रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आप वो वीडियो दे सकते हो, ठीक है ना, वो देख लेना। कल सुबह एक वीडियो डल जाएगा उस पर। सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। आपका जो रिजल्ट है उसी में बताएगा वो आपको कि आपका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। हाँ हाँ, ऑनलाइन ही मिलेगा सर्टिफिकेट। तो बोलो भाई, मूड निकालना आ गया। आपने नोटिस किया ना उस क्वेश्चन के अंदर मैम कुछ मूड के साथ ना कुछ फिगर भी लिखे हुए थे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे फिगर भी आया था। तो वो कैसे निकालते हैं? आपके पास में ये जो फिगर होता है ना, इसे हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का यूज करके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके इस गिवन आर्ग्यूमेंट में पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म क्या थी? स्मार्ट। ऐसी टर्म जो कॉमन होती है दोनों प्रीमाइसेस में और एब्सेंट होती है कंक्लूजन में, वो मिडिल टर्म होती है। पोजीशन मतलब समझिए नहीं मैम, पोजीशन मतलब इस पूरे स्टेटमेंट में ये तो है सब्जेक्ट और ये क्या है? प्रेडिकेट। यहां पर स्मार्ट क्या है? सब्जेक्ट, और इनोसेंट क्या है? प्रेडिकेट। तो अगर देखा जाए तो जो मेजर प्रीमाइस है उसमें तो मेरी मिडिल टर्म प्रेडिकेट की जगह आती है, और माइनर प्रीमाइस के अंदर मेरी जो मिडिल टर्म है वो सब्जेक्ट की जगह आती है। तो जो फिगर है ना वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ऐसा एरो बन रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा एरो बन रहा है। हमारे पास में यहाँ पर जो है वो 4 तरीके के वैलिड फिगर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 तरीके के वैलिड फिगर्स होते हैं। चलो बनाऊं क्या? अब मैं दिखाई देती हूं आपको। देखो इस तरीके के ये 4 होते हैं। कैसे? अगर आपकी मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस में आपकी मिडिल टर्म की पोजीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, दोनों में प्रेडिकेट हो, दोनों में सब्जेक्ट हो, या एक में, ऊपर वाले में मेजर में तो प्रेडिकेट हो और नीचे वाले में क्या हो? सब्जेक्ट हो, तो इन्हें हम लोग फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 के नाम से जानते हैं। इसे याद करने का तरीका है कि आप W बनाइए जी, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, दोनों में प्रेडिकेट, दोनों में सब्जेक्ट, ऊपर वाले में प्रेडिकेट, नीचे वाले में सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग हमारे क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन जी है, कहां गए? ये रहे। इसके अंदर कौन सा फिगर बन रहा है? ऐसा वाला फिगर बन रहा है, ऊपर में तो प्रेडिकेट, नीचे में तो सब्जेक्ट, यानी ये फिगर कौन सा होगा? फिगर नंबर 4। और इसे हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा हाइफन लगा के इसे साइड में लिख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? फिगर नंबर 4 बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। आपके पास में क्या लिखा हुआ है? ऑल PRM लिखा है, सम ऐसा नॉट M लिखा है, और सम ऐसा नॉट P लिखा हुआ है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये है ऑल, यानी कि A है, ठीक है ना। पहले तो मेजर टर्म और माइनर टर्म समझो। ये जो S है ये आपकी माइनर टर्म है, ये जो आपका P है ये आपका मेजर टर्म है। अगर मैं बात करूं तो P जो है वो ऊपर आ रहा है तो ये मेजर प्रीमाइस है, S जो है वो माइनर टर्म है तो वो माइनर प्रीमाइस हो गया। अगर मैं बात करूं मूड इसका तो A है, सम नॉट है यानी कि O है, यहाँ भी सम नॉट है यानी कि O है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो जो M है वो मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म दोनों में ही क्या है? दोनों में ही प्रेडिकेट है, तो फिगर नंबर यहाँ पर 2 चलेगा। यानी आपका जो यहाँ पर मूड एंड फिगर है वो कितना आ जाएगा? AOO2 आ जाएगा। समझ में आया? AOO2 यहां पर आपका जो मूड एंड फिगर है वो निकाल लिया हमने। पर मैम ये तो हम पहले भी निकाल रहे थे, इसमें क्या नई बात है? अब देखो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले ऑल PRS है, ऑल PRS सभी के सभी जो P है वो M है,
यानी हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि देखो ये वाले तो कॉमन थे, ये वाला जो है वो भी किस में आना चाहिए, m के अंदर आना चाहिए। फिर लिखा हुआ है सम s आर नॉट m। अगर मैं बोलूं तो ये वाले जो s है हम उनकी बात कर रहे हैं जो m के बाहर आ रहे हैं, तो हम ये वाला वेन डायग्राम बना सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है दैट सम s आर नॉट p, यानी कि हम इन वाले s की बात कर रहे हैं जो p के बाहर आते होंगे। अब इन सब के बिहाफ पर आपको क्या करना होता है, आपको इन तीनों को जोड़ के एक नया वेन डायग्राम बनाना होता है, जिसमें ये 3 ओवरलैपिंग सर्किल्स हैं जो आपको जोड़ने होते हैं। कैसे जोड़ोगे, ध्यान से देखना। हमारे पास में एक s के लिए आएगा, एक p के लिए आएगा और एक m के लिए आएगा। हम उन तीनों को जोड़ देते हैं। अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो हमारे पास में s जो है वो माइनर टर्म है, p जो है वो मेजर टर्म है क्योंकि हमको निकालना आता है कंक्लूजन से, और m जो है वो हमारे लिए मिडिल टर्म है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम को देखोगे तो जो मेजर टर्म है और उसमें माइनर टर्म है उनका क्या लेना देना है, माइनर टर्म और मिडिल टर्म का क्या लेना देना है, और फिर फाइनली आपके s और p का यानी मेजर टर्म और माइनर टर्म का आपस में क्या रिलेशन है वो आपको देखना होता है और तीनों को ओवरलैप कर देना है। तो अगर आप देखो तो आपका ये वाला जो डायग्राम है ये मिडिल टर्म m और ये आपकी मेजर टर्म p, मैंने सेम डायग्राम लिया है जो यहाँ पर बन रहा था ऑल वाला, ये है माइनर टर्म और ये आपकी मिडिल टर्म, और इसके अंदर हम इस वाले s की बात कर रहे थे ना, देखो ये जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, हम इस वाले की बात कर रहे थे तो वो मैंने लिया है। और s और p के अंदर जो है वो कौन सा रिलेशन था, ये रहा s, ये रहा p। इनके अंदर भी ये था कि सभी के सभी s जो है वो p नहीं है, या कुछ s जो है वो p नहीं है, ये था आपका स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये रहा s, यहाँ पर ये रहा p, और हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का डायग्राम बन गया है। सबसे पहले मेजर टर्म और मिडिल टर्म का रिलेशन वाला डायग्राम बनाया, फिर मैंने माइनर टर्म और मिडिल टर्म के रिलेशन वाला डायग्राम बनाया, फिर मैंने मेजर टर्म और माइनर टर्म के रिलेशन वाला डायग्राम बनाया, तीनों को जोड़ के एक में बना दिया, एक में बना दिया। इस तरीके का ओवरलैपिंग फिगर बन चुका है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फिगर आया है, मूड एंड फिगर आया जो हमने निकाल के पीछे क्रॉस चेक कर लिया है, ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर इन तीनों को जोड़ के जो डायग्राम बन रहा है उस डायग्राम के अंदर आपके स्टेटमेंट वैलिड होते हैं, तब तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका मूड एंड फिगर वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वैलिड है तब तो हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड माना जाएगा, हमारे मूड्स एंड फिगर सिलोजिज्म के वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज वैलिड नहीं माने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, आपसे बोला जा रहा था अगर इस पूरे डायग्राम के हिसाब से देखें तो जो P है वो M है, ऑल P आर M वाला सिचुएशन हमारे पास आ गया था। तो ये सारे के सारे P वाले M के साथ में हैं। सम ऐसा नॉट M था, तो इस वाले डायग्राम के अंदर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सम वाले जो S हैं ये किस में नहीं आएंगे, M के अंदर नहीं आएंगे, तो ये वाला वो पार्ट आ जाएगा। और फिर हमने देखा था कि कुछ S जो है वो आपके P नहीं है, तो इस डायग्राम में भी हमारे पास में कुछ ऐसे S हैं जो P नहीं है। तो यस बिल्कुल मैम, इस डायग्राम्स को, इन तीनों को अलग अलग को भी अगर मैं जोड़ के एक नया डायग्राम बनाऊंगी तो भी क्या आएगा, तो भी आपके लिए वैलिड आएगा। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका मूड एंड फिगर वैलिड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और बेटर तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं जो हमको सीखनी रहेंगी, जो मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी बॉयज में और फुल आपके फुटबॉल के अंदर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में AAA1 था, AAA का मतलब हो जाएगा ऑल 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 फिगर नंबर 1, और फिगर नंबर 1 मतलब ये वाला फिगर कि पहले में सब्जेक्ट और दूसरे में प्रेडिकेट। पहले में सब्जेक्ट और दूसरे में प्रेडिकेट। देखो कैसे, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास में अगर मैं कोई भी डायग्राम बनाना चाहती हूँ, अभी मेरे पास ये वेन डायग्राम है नहीं, हम बनाएंगे, तो मेरे पास में है ऑल है, तीनों स्टेटमेंट्स ऑल हैं, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन, तीनों ऑल क्वांटिफायर से बने हैं, और फिगर नंबर 1 है।
तो मुझे कोई भी गिवन मूड एंड फिगर से एक एग्जाम्पल लेट करना है, जो हम कर सकते हैं, कर लिया। ऑल एम इज पी कर लिया, ऑल एस इज एम कर लिया, जहां पर एम जो है वो मेरी मिडिल टर्म है, पी जो है वो मेरी मेजर टर्म है, और एस जो है वो मेरी माइनर टर्म है। कर लिया लेट। इसके हिसाब से कंक्लूजन में भी सेट कर लोगे चीजें। कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म होना चाहिए, कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म होना चाहिए। कर लिया सेट, यहाँ तक तो कर लिया था सेट, ये भी सब समझ गए थे। अब देखेंगे ध्यान से, आपको बनाना है ऑल एम इज पी। याद है कि ऐसा डायग्राम बना रहे थे, अगर ये आपका P है और ये आपका M है, तो हम बोल रहे हैं ऑल M, यानी कि ये जो सारा का सारा है इसे आप शो करना चाह रहे हो। अगर मैं बोलूँ ऑल S इज M, अगर ये S है और अगर ये आपका M है, तो ये वाला जो है, ये वाला डायग्राम बन रहा था। और लिखा हुआ है ऑल S इज P, अगर ये S है और ये P है, तो ये वाला जो S है ये P में बनेगा। तीनों अलग अलग जो डायग्राम है वो मैंने बना दिया है। तीनों अलग अलग कैसे वेन डायग्राम बनेंगे वो मैंने बना दिए। अभी अभी हमने सीखा था, देखो यहाँ पर सम के लिए कैसा बनता है, सम नॉट के लिए कैसा बना, और ऑल के लिए कैसा बना था, हम सीख चुके थे। मैंने तीनों अलग अलग डायग्राम के लिए यही यूज किया है, क्योंकि ऑल थे ना, तो जो एस है उसके आगे ऑल लगा है, तो ऑल वाला एस को शेड कर दिया मैंने ऑल को शेड कर दिया। देख लो इस क्वेश्चन में वही गिवन था, लिखा है ऑल एम इज पी, तो एम को शेड कर दिया। लिखा है ऑल एस इज एम, एस को शेड कर दिया। लिखा है ऑल एस इज पी, एस को शेड कर दिया। तीनों के डायग्राम बना दिए, है ना। पहली बार पढ़ेंगे कोई चीज तो हमेशा ऐसी लगेगी कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे विद टाइम ये भी इजी लगने लगेगा, है ना। दोबारा बना के दिखाती हूँ। ऑल एम, ये एम है और ये आपका पी है, ऑल एम इज पी, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। ऑल एस इज एम, ये एस है ये एम है, तो ये जो है ये क्या है, ये वाला डायग्राम है। ऑल एस इज पी, अगर ये एस है और अगर ये पी है, ऑल एस लिखा है ना, तो सारा का सारा जो एस है वो आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। डायग्राम जो है वो मैंने बना दिया, वेन डायग्राम। किस रीजन को शेड करना था वो मैंने बना के कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आप लोगों का बार का सिंबल होता है वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है मैम कि जो हमारे पार्ट में ना हो वो बार का सिंबल होता है ना। अभी बताया था बॉयज, और बॉयज के बाहर वाला जो पार्ट होगा वो बॉयज का बार होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब मैं इन तीनों डायग्राम्स को जोड़ दूं तो मेरे पास में ये एस है, ये पी है और ये एम है, जहां पर एस मतलब माइनर टर्म है, पी मतलब मेजर टर्म है और एम मतलब मिडिल टर्म है। अब इस केस के अंदर अगर आप लोग देखोगे, ऑल एस और पी में कैसे रिलेशंस आएंगे, ये वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि आपका सभी का सभी ऑल एम इज पी है, ऑल एस इज एम है, तो आप जानते हैं कंक्लूजन में क्या चल रहा है आपका, ऑल एस इज पी, तो ये पी है और ये एस है, तो ये वाली जो लाइंस बनी है ना, ये इसके लिए बनी है। अगर यहीं पर मैं बोलूं तो आपके पास में एम के अंदर और पी के अंदर जो रिलेशन है वो क्या है, वो भी ऑल का है, तो ये वाला एम का आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं किसके बीच में, आपके एस के और एम के बीच में, तो एस और एम के बीच में कि ऑल वाले में सारा बन जाएगा। अगर यहां पर देखें तो केवल एस वाला पार्ट है मैम, इसमें पी नहीं है, इसके अंदर एम नहीं है, जो नहीं है उसके ऊपर बार लगा दो, सिंपल। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली जो लाइंस है, ये वाला जो है इसमें एस है, एस का है ना ये मैम, इसमें पी नहीं है और इसमें एम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एस पी का बार एम का बार। सिमिलरली इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये एस है और ये एम है, तो यहां पर एस है, एम है, पी नहीं है, जो नहीं है उसके ऊपर बार लगा दो। समझ गए। कुल मिला के दोबारा से सोचो मैं क्या कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं अगर ये तीनों डायग्राम में ये एस है,
ये P है और ये M है, और तीनों में क्या रिलेशन चल रहे हैं, तीनों में ऑल वाले रिलेशन चल रहे हैं। ऑल वाले रिलेशन में आपको मैंने बताया था जिसके आगे ऑल लगा हुआ होता है वो क्या होते हैं, शेडेड वाले पार्ट होते हैं। अगर आप लोग ये देखोगे, ये इस वाले पार्ट में मैम S है, P और M की अगर मैं बात करूं तो नहीं है, जो नहीं है उसके ऊपर क्या कर दो, बार लगा दो। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट के अंदर क्या क्या है, S है, P है, पर क्या नहीं है, M नहीं है। जो नहीं है उसके ऊपर बार लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में P है, क्या है जी, P है, S नहीं है तो बार लगा दिया, M नहीं है तो बार लगा दिया। यहीं पर अगर देखो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में M है, ना S है ना P है, जो नहीं है उसके ऊपर सीधा सीधा बार लगा रही हूं, सीधा सीधा बार लगा रही हूं मैं, और कुछ नहीं कर रही। देन कम्स ये वाला रीजन। अब आप बताओ मुझे, इस वाले रीजन में S का भी पार्ट है, M का भी पार्ट है, पर किसका पार्ट नहीं है, P का पार्ट नहीं है। तो S है, P नहीं है, M है। ऐसे ही अगर हम लोग चलें किस पर, इस वाले पार्ट पे भी आ जाओ, लो इस वाले पार्ट में M भी है, P भी है, क्या नहीं है, S नहीं है। जो नहीं है उसके ऊपर बार लगा दो, ये P और ये M। ऐसे ही बचा कौन, सेंटर एलिमेंट मैडम, सेंटर एलिमेंट, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट के लिए बताओ भाई मैम, इस वाले पार्ट में अगर आप देखें तो M भी है, P भी है, S भी है, यानी कि S, P और M किसी में भी बार नहीं आएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या। और यही चीज यहां लिखी हुई है इस डायग्राम में, यही चीज लिखी हुई है। देखो इसमें S P M तीनों है, इसमें S P M का बार, जो नहीं है उसके ऊपर बार लगा रही हूं। डायग्राम बनाना आया तो बोलो मुझे, ऑल का वेन डायग्राम इंडिविजुअली कैसे बनता है और ये मैं बार कैसे लगा रही हूं, ये सबको समझ में आया क्या। बोलो, ये लिखना आ गया, कितना सिंपल है ये। यहां तक पहुंचना मुश्किल था मेरे लिए, पर चलो अगर आ गए हो यहां तक तो समझ गए हो कि मैम यस हम यार कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया सीखा है। ठीक है, जिसको डायग्राम बनाना समझ में नहीं आया वो ये चीज देखो बेटा, आपके पास में मैंने बोला 4 कैटेगरी होती है ना, 4 कैटेगरी के डायग्राम जो है वो हम बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास में सम होता है, सम नॉट होता है, ठीक है, हमारे पास में ऑल होता है और हमारे पास में नो होता है। 4 तरीके की कैटेगरीज होती है ना। वो जो 4 कैटेगरीज है उनके डायग्राम देखो कैसे बनते हैं। ये है सम का डायग्राम, सम एस और पी। सम का जब रिलेशन होता है तो हम ये कॉमन वालों की बात करते हैं, जब सम नॉट होता है तो हम इनकी बात करते हैं, केवल इनकी। जब ऑल का बात होती है, ऑल एस आर पी की बात, तो हम इन सभी की बात कर रहे होते हैं। और अगर नो की बात हो रही होती है तो नो एस आर पी में हम इस वाले डायग्राम को, रीजन को, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है ना, हम इस पूरे को क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, शेड कर देते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि कैसे डायग्राम बनेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको बताया कि कैसे हम डायग्राम्स को मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद में कैसे बार शो करते हैं, कहाँ पर बार शो करते हैं, वो हमने देखा। ये इसलिए आसान लगा क्योंकि सभी में ऑल था, तीनों में ऑल था, तो कंपैरेटिवली आसान था। बन गया। तो मैम हम इस क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके देखें, मतलब मेरे को थोड़ा समझ में कम आया, एक बार थोड़ा इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बता दीजिए आप कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। चलो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे पहले जितना आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा,
1 घंटे बाद अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अब बेहतर समझ में आ रहा होगा. इट विल टेक टाइम बट इट्स फाइन. हाँ, डायग्राम एक ही होता है, सिर्फ शेड चेंज होती है. डायग्राम तो एक ही होगा ना, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज आप बता रहे हो. नो वी कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म और मिडिल टर्म को रिलेट कर रहे हैं. मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म को रिलेट कर रहे हैं. यहाँ पर हम सिलॉजिज्म नहीं लगाएंगे कि मैम ऑल का तो इनसाइड वाला डायग्राम बनता है. नहीं, मैं रीजन बता रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म है यहाँ पर. ठीक है, ऐसे ही बनेगा इसका डायग्राम. नई चीज है, नया फॉर्म है, नए रूल्स है, नए रेगुलेशन है. अब देखो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास में जो फिगर है वो फिगर ये है कि आपके पास में है ऑल, आपके पास में है नो और आपके पास में नो है और फिर फिगर नंबर 4 है. ये सिनेरियो है आपके पास में. अगर फिगर नंबर 4 की हम बात करें तो मैम ये वाला फिगर होता है कि पहले वाले में तो प्रेडिकेट, दूसरे वाले में सब्जेक्ट. ये होता है, यानी कि जो आपकी मिडिल टर्म है वो पहले वाले में तो ऊपर आएगी प्रेडिकेट की जगह और नीचे आएगी सब्जेक्ट की जगह. जो मेजर आप लोगों का प्रेमाइस है वो ऑल का है, तो आप बोल सकते हो ऑल पी इज एम. और जो आपका सेकंड है वो नो के लिए है, ई है ना, तो नो एम इज एस. और आपके लिए कंक्लूजन क्या है, वो भी नो वाला है मैम, तो नो एस इज पी. ये आपको अगर बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन आधा डन है. अगर आपको ये बनाना आ गया तो क्वेश्चन डन है. ये मैंने कैसे बनाया, गिवन आपके पास में मूड एंड फिगर के हिसाब से, जहां पर P मेरी मेजर टर्म है, S मेरी माइनर टर्म है और M मेरी मिडिल टर्म है, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगी. सबको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? बोलो भाई. ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया है तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. ये समझ में आया क्या कि ऑल P इज M, नो M इज S, नो S इज P. ये कैसे बनाया? S मतलब आपका होता है सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट, और जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होती है. अगर P की बात करूं तो वो है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन क्या होती है आपकी? मेजर टर्म. तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को सेट करा है. कर दिया? सभी ने कर लिया? डन है? चलो शाबाश. अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को P के बीच में और M के बीच में रिलेशन बताना है, शेडेड रीजन बताना है, ऑल लिखा है तो ऑल के लिए मैम आपने बताया था ये पूरा वाला लेना है. अगर ये P है और ये M है तो ये वाला आएगा मैम. ये वाला रीजन शेड कर दूं ना? बोलो. चलो डन. अब आओ नेक्स्ट पे, नो वाले पे आओ मैम. M और S के बीच में है ना, ये अगर M है और ये अगर आपके पास में S है तो इनके बीच में नो वाला रिलेशन, और नो वाले में आपने बताया था कि ये वाला रीजन को शेड करना था. अगर मैं बात करूं तो नो S इज P है, अगर ये S है और अगर ये P है तो इनके बीच में भी नो वाले मतलब ये वाले रीजन को आपको शेड करना है. ये वाले रीजन. 3 अलग अलग वेन डायग्राम, कौन सा रीजन शेड होगा ये मैंने सीखा है, मैंने अप्लाई करके बना दिया है. सबको ये लिखना आ गया, और ये लिखने के बाद में ये 3 शेडेड रीजन्स बनाने आ गए क्या? नई चीज है, कोई बात नहीं है, इस क्लास को 2 बार 3 बार 10 बार देखना पड़ेगा, पर नई चीज है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूरी है सीखना. इस टाइप के सवाल आ रहे हैं ना कि नेट सिर्फ सेट में भी आ रहे हैं. हम नई चीज सीख रहे हैं हम, तो टाइम लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं. आई एम वेरी प्राउड कि आप बने हो अभी तक. नहीं तो अभी तक तो ऐसे सोचते कि हो लिया मैडम, छोड़ो यार कुछ नया पढ़ेंगे. नया ही है, नया पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा. ऑल P इज M, नो M इज S एंड नो S इज P. तीनों अलग अलग बनाना आ गया. ये डायग्राम्स कहाँ से बनाए? अभी दिखाया था रूल, कौन सा रीजन शेड होगा, अभी रूल सिखाया था, सीख गए, बन गया. अब क्या करना होता था मैम? आपको इन तीनों को मर्ज करना होता था मैम. ये जो था ना मैम, इनको आपको तीनों को मर्ज करना रहेगा. मर्ज कर दे, आइए मर्ज करते हैं.
अगर ये मेरा S है, अगर ये मेरा M है, और अगर ये मेरा, चलो इसको P बनाते हैं, देखो ये S है, ये P है और ये M है। रीजन देखना कौन कौन से शेड करूंगी। P और M के अंदर रिलेशन था तो ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। फिर आपका S और P के अंदर जो कॉमन था, S और P के अंदर जो कॉमन था तो ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर। ठीक, और इसके बाद में S और M के अंदर जो है मैम वो कौन सा रीजन शेड करूं, बोलो। S के और M के अंदर, S और M के अंदर भी इन दोनों का जो कॉमन वाला है ना मैम, आप उसको शेड कर दीजिए। कर दिया शेड, पर मैंने यहाँ पर ना कुछ कुछ चीजें छोड़ी है। S के और P के बीच में तो मैम ये भी आ रहा था, आपने इसको शेड नहीं किया है। फिर S में और M में भी ये पार्ट आ रहा था मैम, आपने इसको भी शेड नहीं किया है ना, क्योंकि 3 डायग्राम मर्ज करी हूं। तीन डायग्राम मर्ज करके दिखाया है मैंने आपको कि कैसे मर्ज किया है। सो कुल मिला के अगर आप लोग देखो तो जब मैं ये सिखा रही थी कौन सा बार नहीं, अभी डायग्राम बना के दिखाया था ना ये वाला, है ना, कि ये वाला रीजन कौन सा होता है, ये वाला रीजन कौन सा होता है, ये वाला कौन सा होता है, ये वाला कौन सा होता है, कहाँ पर बार आता है, कहाँ पर बार नहीं आता है, अभी सिखाया था ना। बस वही चीज़ अब जो है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है। वही चीज़, सिंपल सी चीज़ है जो यहाँ पर अप्लाई करनी है। मैंने बोला कि मैम ये वाला सारा साइड, ये वाला सारा साइड, ये वाला सारा साइड, और आपने जो है इस वाले को क्या नहीं किया है, अभी तक करा नहीं है, रेंज शेड करी नहीं है, यही बोल रही हूँ ना मैं, ये वाली को, क्योंकि ये S में भी आ रहा है, ये M के अंदर भी आ रहा है और ये P के अंदर भी आ रहा है, और क्योंकि कॉमन है तो करना तो पड़ेगा ही। सो कुल मिला के आपका ये रहा S, ये रहा आपका P और ये रहा आपका M। तो अगर ध्यान से देखें तो ये P वाला पोर्शन है, इसके अंदर केवल P है, ना S है ना M है, तो कौन सा पोर्शन शेड हो गया मैम, S का बार, P है, M नहीं है, तो ये वाला पार्ट शेड हो गया। अगर मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, बोलो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें मैम S है, इसके अंदर M भी है और इसके अंदर जो है वो P भी आ सकता है। हमारे पास ऑप्शन में ये गिवन नहीं था, जो गिवन है वो चेक कर लो। ये वाला पार्ट गिवन था, इसमें S है, इसमें P भी है, पर इसमें क्या नहीं है, M का कोई योगदान नहीं है, तो M का बार हो जाएगा। तो यही आंसर है, S, P और M का बार ये है, S बार, राइट। देन आपके पास में P एंड M का बार, S का बार, P, M का बार, S, P, M का बार, ये क्या है आपका, शेडेड आउट है। फर्स्ट प्रीमाइस को शो करने के लिए शेडेड आउट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बड़ी मेहनत लगी यहां तक पहुंचाने में, पर उम्मीद करती हूं कि थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या समझ में आया। देखो पहला वाला जो पार्ट है उसमें P और M है, और P और M का जहां जहां रिलेशन आएगा आपको वो वाले रीजन स्टिक करके आने थे, क्योंकि आपसे फर्स्ट प्रीमाइसेस के बारे में पूछा हुआ था। तो ये अगर मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है मैम, इसमें P का और S का रिलेशन है, और मैम साथ में इस वाले पार्ट में भी P और S का कहीं ना कहीं रिलेशन है, तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पार्ट नहीं लिया मैम, तो वो क्वेश्चन में पूछा नहीं था इसलिए नहीं लिया। तो आप लोग देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन वैसे भी अगर देखो ना तो लिखा हुआ है कि S, P, M का बार, ये तो है ही फर्स्ट प्रीमाइस के लिए, पर अभी अभी मैंने जैसा बताया जहां जहां पर P का काम आ रहा है मैम वो तो आपको टिक करने पड़ेंगे, तो ये अधूरा है इसलिए हटा दिया। S, P का बार तो हटा ही नहीं सकते हैं, फर्स्ट प्रीमाइस है, P तो आएगा ही आएगा। फिर आया कि S, P, M का बार, और S का बार, P और M का बार। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूं, ये तो चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
अब मैं आपको सिखाती हूँ इसकी एक बहुत बढ़िया सी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक। मैंने ये पूछा है इस क्वेश्चन में, आपको बोला हुआ है फर्स्ट प्रीमाइस के बारे में, फर्स्ट प्रीमाइस के बारे में बोला हुआ है, फर्स्ट प्रीमाइस। अगर फर्स्ट प्रीमाइस की मैं बात करूं तो आपको बोला हुआ है ऑल है, और क्योंकि फिगर नंबर 4 है तो P इज M, यही बना था ना हमारा फर्स्ट प्रीमाइस। ये P मतलब प्रेडिकेट, मतलब मेजर टर्म है, और M मतलब मिडिल टर्म है। क्योंकि फोर्थ है तो प्रेडिकेट जो होगी आपकी मेजर प्रीमाइस के अंदर वो मिडिल टर्म होगी। इस सिचुएशन में जो आपका P है वो तो 100% आएगा, क्योंकि उसके आगे ही ऑल लिखा हुआ है। जहां जहां पर P का बार होगा उस ऑप्शन को तो कैंसिल कर दो। 100% जिसमें P आना चाहिए उसके अंदर P के बार वाले को तो 100% कैंसिल कर दो। 50-50 तो वैसे ही हो जाएगा। ऐसे ही आपसे जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये देखो कौन सा तो 100% आएगा। अब मैं ये बोल रही हूं कि सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज ये है कि मिडिल टर्म जो है उससे हमारे P का क्या रिलेशन है, ऑल वाला रिलेशन है ना, और ऑल वाले रिलेशन के अंदर ये P है, ये M है, तो हमारा कौन सा डायग्राम बनता था मैम, ये वाले सारे आते थे। जब ये वाले सारे आते थे तो M का क्या है, कोई योगदान नहीं था, M का हमेशा बार आना चाहिए था। दोनों में ही देख लो M का बार आ रहा है, राइट। अब बात ये आ जाती है कि ये अधूरा ऑप्शन था और ये पूरा ऑप्शन था, इसलिए हम इसको चूज कर सकते हैं। सो 50-50 करने में तो शॉर्ट ट्रिक काम आई गई।